आज के लेक्चर के अंदर हम जो डील करने वाले हैं वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसके बाद हम बात करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। फिर हम लोग डील करने वाले हैं दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं LHC यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है ना। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे कि वॉन नील का एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, या फिर हम डॉक्टर अगनान का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या बोलता है। ये सारी बातें भी हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है बेटा कि अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखते हैं तो वहां पे किस वेवलेंथ की लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और किस वेवलेंथ की लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इस मेजरमेंट को जब हम करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी कि किस लाइट के अंदर ज्यादा एब्जॉर्प्शन है और किस लाइट का क्या है कम एब्जॉर्प्शन है, किस वेवलेंथ पे कितना एब्जॉर्प्शन है, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिखे हुए हैं, इट इंडिकेट्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय ईच पिगमेंट। हर एक पिगमेंट का अपना अलग अलग एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है कि उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो कितना लाइट एब्जॉर्ब करता है ना। हम लोग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जब फाइंड आउट करेंगे तब हम वहां पे बात करेंगे आपसे एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। लेकिन अभी जो हम लोगों को देखना है वो है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो फटाफट इसको देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको देखने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं। उस डिवाइस को नाम दिया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये जो डिवाइस होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इससे हम पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कौन सी लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और कौन सी लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो ये वो डिवाइस है जिसके हेल्प से हम ये सारी चीजें देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एक ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि कौन सी लाइट किस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब होती है। आपके बुक के अंदर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट दे रखी है ना, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ दे रखा है कि इस वेवलेंथ में ही आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है। तो अगर हम देखें तो आपके बुक में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ दिया हुआ है 390 nm टू 700 nm है ना। इस वेवलेंथ की लाइट के अंदर सारा का सारा, इस वेवलेंथ के अंदर सारा का सारा लाइट एब्जॉर्ब होता है। इसको उन्होंने क्या बोला है, पार बोला है। इसको उन्होंने क्या बोला है, पार, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है ना। इस रेंज के अंदर ही सारे के सारे क्या होंगे, लाइट एब्जॉर्ब होंगे, इसीलिए इसको बोला गया है पार। अब अगर इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो इसी को आप लिख सकते हो 309 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम है ना। तो इसको मैंने जब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया तो ये रेशियो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये एनएम में दिया हुआ है वेवलेंथ है ना, और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में उसको कन्वर्ट हम लोग इजिली कर सकते हैं। अब थोड़ा इसको समझाने के लिए हम लोग एक ग्राफ को यूज करेंगे और उस ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि किस वेवलेंथ में कितना लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है इसके अंदर अब नीचे की तरफ मैं रिप्रेजेंट करता हूं वेवलेंथ को है ना, कितने वेवलेंथ की लाइट है, और इधर की तरफ मैं रिप्रेजेंट करता हूं एब्जॉर्प्शन को, कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस वेवलेंथ पे कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। अब मेरे पास क्या है टोटल, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास क्या है 390 nm टू 700 nm, इसी के बीच में सारा एब्जॉर्प्शन आपको देखना है। अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ टोटल 7 कलर लाइट का है। तो यहाँ पे V है ना, I, B, G, Y, O और R, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं विब्ज्योर। ये 7 कलर डिफरेंट लाइट के वेवलेंथ को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये किसके बीच का है, 390 nm टू 700 nm, इसके बीच का वेवलेंथ मैंने लिया हुआ है। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्लोरोफिल ए के बारे में अगर देखते हैं, क्योंकि मेन क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, अगर उसके एब्जॉर्प्शन को हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा है ना। जो ब्लू लाइट है इसमें आपको ज्यादा एब्जॉर्ब होते हुए दिखेंगे और ग्रीन और
ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह का एक ग्राफ आपको दिख रहा है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो क्लोरोफिल ए का है वो कहां पे हो रहा है, ब्लू रेंज के अंदर, है ना, और रेड रेंज के अंदर। तो ब्लू रेंज में और रेड रेंज में होगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका, क्लोरोफिल ए का। अगर हम लोग क्लोरोफिल बी को देखते हैं तो क्लोरोफिल बी के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन अगर आपको दिखे तो इसका एब्जॉर्प्शन भी कुछ इसी तरह से दिखाई देगा। फिर से ये नीचे आ गया, है ना। तो क्लोरोफिल बी भी बिल्कुल उसी तरह का ग्राफ आपको रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। इसका भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस कलर में है, ब्लू कलर में और रेड कलर में। तो आपको यह समझ में आ गया कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो ब्लू कलर में होता है और रेड कलर में होता है, और ग्रीन कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर में आपको ये दिखाई दे रहा है कि नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर है। इसीलिए जो लीफ का कलर होता है वो कैसा अपीयर होता है, ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन कलर क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यहां पे मैंने आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को दिखा दिया। मैं ये जो ग्रीन वाला है उसको रिप्रेजेंट किया हूं क्लोरोफिल ए से, और जो ब्लू वाला है उसको रिप्रेजेंट किया हूं क्लोरोफिल बी से। अगर इसी के साथ अगर हम लोग एक तीसरा कैरोटीन के बारे में थोड़ा सा अगर हम समझे, तो कैरोटीन का एब्जॉर्प्शन कहां पे है ये अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो कैरोटीन का आपको थोड़ा सा आपको इंडिगो में ऊपर होते हुए दिखाई देगा, और फिर वो कुछ इस तरह से बस यहां पे आके वो रुक जाता है। तो इसके नीचे आपको नहीं जाएगा। तो ये है आपका किसका, कैरोटीन वाला, है ना। तो इसका एब्जॉर्प्शन आपको, कैरोटीन का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसका किस रेंज में एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कैरोटीन है। तो बेसिकली ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ में कौन सा पिगमेंट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। इसको हम लोग समझे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। बेसिकली यहाँ पे डिवाइस हमने यूज किया था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसके हेल्प से हम ये सारी चीजें देख पाते हैं कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ में कौन सा पिगमेंट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है ना। तो आपको ये समझ में आता है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस रेंज में है, ब्लू कलर में और रेड कलर में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको एक्शन स्पेक्ट्रम के हिसाब से समझें, तो हम लोगों के पास एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा टेक्निक है जिसको यूज करके हम लोग एक एक कलर, यानी कि एक एक पिगमेंट, एक एक कलर का पर्टिकुलर रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम लोग ब्लू कलर डालें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, अगर हम ग्रीन कलर डालें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, अगर हम इंडिको डालें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। तो हम लोग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब किस लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इस चीज को जब हमें देखना होता है तब हम लोग दूसरा टेक्निक अपनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। तो हम लोग जब एक्शन स्पेक्ट्रम करते हैं तो एक्शन स्पेक्ट्रम के लिए जो हमें चाहिए होता है, जो टेक्निक हम यूज करते हैं, उस टेक्निक का नाम है क्रोमैटोग्राफी। आपने ये टेक्निक सुना होगा। क्रोमैटोग्राफी का मतलब होता है हर एक पर्टिकुलर पिगमेंट का अलग अलग सेपरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। हर एक पिगमेंट को आप इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। उसके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर पिगमेंट का सेपरेशन रेट क्या है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, वो दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं दूसरा, ये तो रहा हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, है ना। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है एक्शन स्पेक्ट्रम। इसके लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं। सबसे पहले एक टेक्निक यूज करते हैं, उस टेक्निक का नाम दिया गया है क्रोमैटोग्राफी टेक्निक, है ना। तो नाम आपको याद रखना है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग हर एक पर्टिकुलर पिगमेंट का सेपरेशन देख सकते हैं, और वहां पे हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर लाइट के अंदर क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चल रहा है। तो क्रोमैटोग्राफी टेक्निक हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बोले तो यहाँ पे मैं एक प्लांट लेता हूं, है ना। मैंने ऐसा एक जार लिया है और इस जार के अंदर मैंने पर्टिकुलर एक प्लांट डाल दिया है जिसका नाम है हाइड्रिला। नाम आपने सुना होगा।
ये पर्टिकुलर प्लांट मैंने इसके अंदर डाल दिया है, एक हाइड्रोफाइट्स है, ये है प्लांट हाइड्रिला, है ना। इस हाइड्रिला के ये छोटे छोटे लीफ वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हाइड्रोफिटिक प्लांट है हाइड्रिला। इस प्लांट को मैंने इसके अंदर डाल दिया, है ना। अब यहां पे डालने के बाद इसमें मैं सारे रिएक्शंस कराऊंगा। तो यहां पे आपको इस प्लांट के अंदर मैं क्या करूंगा, एक एक लाइट निकालकर एक एक लाइट में डालूंगा और वहां से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं इस प्लांट के अंदर, मतलब इस हाइड्रिला प्लांट के अंदर एक एक लाइट डालता हूं तो हमें जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होते हुए दिखता है। मतलब आप पानी के अंदर जब भी ऑक्सीजन रिलीज होता है तो बुलबुला निकलता है, तो वो जो बबल्स निकलते हैं उस बबल्स के आने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन होगा, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, ब्लू लाइट डाला, तो ब्लू लाइट डाला तो देखा कि बबल्स कितना तेज निकल रहा है, कितने टाइम बाद निकल रहा है। ऐसे ही मैंने इसमें रेड लाइट डाला तो देखा कि हाँ, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज करके, यहां पे मैं लिख देता हूं बाय यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब पर्टिकुलर एक एक लाइट को आप क्या करोगे, यूज करोगे यहां पे, और एक एक लाइट डालने की वजह से आपको रेट ऑफ ऑक्सीजन का इवॉल्व होना पता चलेगा। मतलब कितना तेज बबल्स बन रहे हैं ऑक्सीजन के, वो आपको इसमें दिखाई देगा। तो जिसमें बबल्स ज्यादा तेज बनेंगे वहां पे आपको ये पता चल रहा है कि वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा है, और जहां पे कम है वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, उतना ही कम है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्लांट के हेल्प से ये चीज समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्पीड काउंट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर लाइट के अंदर कितना तेज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। जैसे मान लीजिए ब्लू लाइट डाला, बबल्स तेजी से निकल रहे हैं। ग्रीन लाइट डाला, 15 मिनट हो गए, एक दो बबल्स निकले, तो वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको पता चल सकता है कि कौन से लाइट के अंदर, पर्टिकुलर लाइट के अंदर कौन सा कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अब थोड़ा सा इसको भी मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपके लिए ये थोड़ी सी आसान हो जाएगा। ये थोड़ा सा अगर हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे, तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया। अब यहां पे क्या, यहां पे वही वेवलेंथ है ना, और इधर की तरफ हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इधर की तरफ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। जैसे ही हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ठीक वही काम करना है आपको। इधर सारा का सारा वही कॉन्सेप्ट है, 390 nm टू 700 nm, इतने वेवलेंथ के लाइट के बीच में ये सारा सब कुछ होना है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक लाइट डालेंगे तो वहां पे आपको इसका रेट पता चलते जाएगा। तो अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की जाए तो यहाँ पे आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, है ना। कुछ इस तरह से आपको ग्राफ रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई देगा। अगर इस ग्राफ को उठा करके आप यहाँ पे प्लेस करते हो तो बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मैच होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जो ग्राफ है वो एक जैसे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम वह टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फाइंड आउट करते हैं एक एक लाइट को यूज करके, और एक्शन स्पेक्ट्रम वह टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ में कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट का, वो हम लोग चेक करते हैं। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर फाइंड आउट करना है तो आप यूज करेंगे टेक्निक एक्शन स्पेक्ट्रम, और अगर आपको पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंस देखना है कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ में कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तब आप यूज करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। डिवाइस यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। क्लियर है मेरी बातें। हाइड्रिला प्लांट यानी कि एक हाइड्रोफिटिक प्लांट को यूज करके ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। थैंक यू। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, इसके आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम बात करेंगे LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं LHC सिस्टम, यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये क्या होता है,
हम लोग जब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस का तो हम ये बोलते हैं कि क्लोरोफिल ए है ना मेन पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सारा प्रोसेस होगा। अब हमें ये समझना है कि अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेन सेंट्रल मॉलिक्यूल है वो हमेशा क्लोरोफिल ए है। तो मैंने ये बना दिया आपका क्लोरोफिल ए जो बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो सेंट्रल पोजीशन पे हमारा कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए। अब क्या होगा, लाइट आएगी, लाइट एनर्जी मान लीजिए आया है ना, लाइट एनर्जी आया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और फोटोसिंथेसिस हो गया। लेकिन आप समझिए जब यहाँ पे लाइट गिरता है तो उसका जो इंटेंसिटी है या फिर जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है, और इसका जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए का, उसका केवल रिएक्शन सेंटर जो है वो एबिलिटी है 700 nm तक के लाइट को क्या करने की, एब्जॉर्ब करने की। उससे ज्यादा को कर नहीं सकता है क्योंकि अभी रेंज मैंने आपको बताया। तो जैसे ही लाइट यहाँ पे गिरेगा उसके अंदर तो बहुत ज्यादा एबिलिटी है, तो वो क्या हो जाएगा, इस लाइट के गिरने की वजह से अगर वो केवल क्लोरोफिल ए पे गिरता है तो इस क्लोरोफिल ए का प्रॉपर सोलराइजेशन हो जाएगा। प्रॉपर सोलराइजेशन का मतलब ये हो गया कि वो परमानेंट के लिए इनएक्टिव हो जाएंगे। केवल एक बार यूज हुआ फोटोसिंथेसिस में और वो इनएक्टिव हो गए, फिर ये यूज हो नहीं पाएगा। ये चीज हमें मंजूर नहीं है कि क्लोरोफिल ए इनएक्टिव हो जाए। तो अब होता क्या है, इस रिएक्शन सेंटर के आजू बाजू में एक पूरा है ना छोटे छोटे पिगमेंट्स का पूरा एक सिस्टम बना करके रखा गया है ना। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ये समझाने के लिए आपको बनाया हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ क्लोरोफिल ए के मान लीजिए 700 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, क्लोरोफिल बी के मान लीजिए कि 500 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ऐसे ही मान लो कैरोटीन कुछ फ्यू मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये सारा सिस्टम मतलब उस रिएक्शन सेंटर के मेन रिएक्शन सेंटर के आजू बाजू में पूरा का पूरा एक सिस्टम बना के रखा गया है। इस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं क्या, एंटीना। इसको नाम देते हैं एंटीना। जैसे आपके टीवी का एंटीना सिग्नल को रिसीव करता है, ऐसे ही ये जो पिगमेंट सिस्टम है पूरा का पूरा, ये क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ये लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं क्योंकि इनके पास एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो ये क्या करेंगे, लाइट जैसे ही आएगी तो ये कुछ लाइट इसको मिला तो ये लाइट इसको दिया, ये लाइट इसको गया, इसको गया, इसको गया, इसको गया। इस तरह से लाइट का क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसमें, और लास्ट में ये लाइट पहुंचता है कहां पे, क्लोरोफिल ए के पास। अब यहाँ पे जब तक वो लाइट पहुंचा तब तक वो क्या हो गया था, नॉर्मल हो गया था, मतलब उसकी इंटेंसिटी घट गई थी, और तब जाकर के यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये जो क्लोरोफिल ए है इसका सोलराइजेशन होने का चांस जो है वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो पूरा का पूरा एंटीना मॉलिक्यूल प्लस उसके रिएक्शन सेंटर के कारण होता है। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है क्लोरोफिल ए, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्शन सेंटर। तो एक्चुअल में पूरा का पूरा जो सिस्टम है एलएचसी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजें हैं, एक है कोर कॉम्प्लेक्स प्लस एंटीना मॉलिक्यूल। तो दो चीजों से मिलकर के ये पूरा का पूरा बना हुआ है सिस्टम, कोर कॉम्प्लेक्स एंड एंटीना मॉलिक्यूल। कोर कॉम्प्लेक्स में क्या चीजें आती हैं, कोर कॉम्प्लेक्स में आपका मेन आ जाएगा क्या, क्लोरोफिल ए है ना, और एंटीना मॉलिक्यूल में जो सारे के सारे जो बाकी पिगमेंट्स हैं उनको क्या किया गया है, रखा गया है। तो बेसिकली एक एलएचसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो एक पूरा सिस्टम हमने समझ लिया, एक्चुअल में ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है, तो फोटो सिस्टम के कारण। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि फोटो सिस्टम इज इक्वल टू कोर कॉम्प्लेक्स प्लस एंटीना मॉलिक्यूल। ये भी आप लिख सकते हो, है ना, कि फोटो सिस्टम का मतलब क्या, उसमें दो चीजें प्रेजेंट होंगी, एक कोर कॉम्प्लेक्स होगा जो बिल्कुल रिएक्शन सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा एंटीना मॉलिक्यूल। अब इसके बेसिस पे अगर हम समझे तो फोटो सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PS1 यानी कि फोटो सिस्टम 1, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PS2 यानी कि फोटो सिस्टम 2। आपको ये बिल्कुल 100% पता होगा कि जो PS1 होता है यानी कि फोटो सिस्टम 1 होता है, इसका जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल, उसका जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो कितना है, 700 nm। इतने तक के लाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन
जब हम PS2 की बात करते हैं तो इसका थोड़ा सा कम है, इसका कितना है 680 nm, है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक एग्जाम है जिसके अंदर जो 700 मार्क्स का एग्जाम है, तो जो बच्चा 700 में 700 पाया वो फर्स्ट आया, और जिसका 20 नंबर कम आया वो सेकंड आया। तो इस तरह से फोटो सिस्टम जो होता है वो पूरा फोटो सिस्टम हमारा क्या है, यही कॉम्प्लेक्स सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने इतना फॉर्म समझ लिया कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो लाइट को, आने वाले लाइट को क्या करेगा, कैप्चर करेगा, और उसको यूज करके ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से आपके शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आते हैं, प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोगों को एक नया चीज देखना है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक छोटा सा फॉर्म मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं इसका पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का। तो एक छोटा सा फॉर्म मैं आपको रिप्रेजेंट करते हुए दिखाता हूं पूरा फोटोसिंथेसिस का, कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। इस स्टेप्स की अगर हम बात करें, है ना, अगर मैं बात करूं स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए पहला स्टेप क्या होता है इसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट स्टेप इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहला काम क्या है, प्लांट का लाइट को एब्जॉर्ब करना, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। जैसे ही लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक्साइटमेंट होंगे, वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, मैग्नीशियम हमारा कन्वर्ट होकर मैग्नीशियम 2+ में कन्वर्ट होगा, है ना। तो एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा जो इसके अंदर स्टेप आता है, जब एक्साइटमेंट फेज में चला जाता है तब आता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ H2O, है ना, वाटर का टूटना, क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्व होना है, अभी आपको समझ में आएगा। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, इसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ ADP एंड NADPH2, है ना, प्रोडक्शन ऑफ ADP एंड NADPH2 ये होना है। और लास्ट में जो स्टेप आता है वो क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2, CO2 का रिडक्शन। ये मेनली 5 स्टेप हम लोग कंसीडर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। एक छोटा सा फॉर्म हम लोग फोटोसिंथेसिस का समझते हैं। जब रिएक्शन लिखते हैं तो लिखते हैं CO2 + H2O, है ना, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए। अब होगा क्या, थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहता हूं। यहां से ये स्प्लिट होगा, टूटेगा, तो H2 हमारा अलग हो गया। मतलब ये फॉर्म मैं जो दिखा रहा हूं, ये रिप्रेजेंटेशन सही तो नहीं है, लेकिन बस समझने के लिए आप देखिएगा इसको। ये ऑक्सीजन इधर से बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ O2, है ना, ये रिलीज हो गया। H2 हमारा जब टूटता है तो जो H2 होता है इसको कैप्चर कर लेता है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है NADP। हम लोग पढ़ेंगे निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये जो होता है वो हमारे H2 को लेगा तो इसका रिडक्शन होगा तो ये क्या बना देगा, NADPH2। तो NADP कन्वर्ट हो गया किसमें, NADPH2। कैसे, H2 को रिसीव करके। अब ये NADPH2 क्या होता है, अपना जो H2 है वो पकड़ा देता है किसको, CO2 को। यहां पे हो जाता है इसके साथ H2 का रिएक्शन, और यहां से प्रोडक्ट बन जाता है क्या, CH2ON, यानी कि ग्लूकोज। फिर से जैसे ही अपना ये H2CO2 को पकड़ाता है, फिर ये NADP अपने स्टेट में चला जाएगा। जैसे ही अपने रिलैक्स फेज में जाएगा, फिर ये H2 को पकड़ लेगा, फिर यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल टूटा है, फिर ये H2 लेगा। तो ये एक साइक्लिक फिनोमेना आपको मैंने रिप्रेजेंट किया है कि एक सिंपल फॉर्म में हम फोटोसिंथेसिस को कैसे समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म चलता है। उस मैकेनिज्म का नाम है रिडक्शन, और रिडक्शन कराने के लिए कोई ना कोई रिसीवर होना चाहिए, मतलब जो हाइड्रोजन को रिसीव कर सके। तो ये चीज हम लोगों को पढ़ना है। इस चीज के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है
जो H2 को पकड़ेगा, H2 को रिसीव करेगा और रिडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट बेसिस। क्लियर है? अब एक्सपेरिमेंट बेसिस में अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं वॉन नील साहब का। हाँ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन नील। वॉन नील साहब जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है ना। उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि मैं ये मानता हूं कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो CO2 से ना होकर के H2O से होता है। पहले के साइंटिस्ट ये सोचा करते थे कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो एक्चुअल में CO2 के कारण हो रहा है, CO2 से हो रहा है। लेकिन वॉन नील ने ये सजेस्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कहां से हो रहा है? H2O से हो रहा है। अब इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने इक्वेशन के नीचे एक इक्वेशन लिखा। हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन देखते हैं। हमारा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है? CO2 प्लस H2O, है ना। ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज, जिसको हम लोग सिंपली किससे डिनोट कर सकते हैं? CH2ON, है ना। ये हमारा ग्लूकोज बना और इधर से क्या हो गया? ऑक्सीजन रिलीज हो गया, है ना। इसको बैलेंस करने की अभी कोशिश नहीं करते हैं, वो सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल फोटोसिंथेटिक का एक इक्वेशन लिखा हुआ है जिसमें ग्लूकोज बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। वॉन नील ने क्या किया? इस इक्वेशन के नीचे अपना एक दूसरा इक्वेशन लिखा, है ना। वॉन नील का इक्वेशन क्या था? CO2 H2O के जगह पे उन्होंने यूज किया H2S, है ना। H2S में जब टूटेगा तो ये क्या बना देगा? CH2ON, मतलब आपका ग्लूकोज तो बना ही बना, उसके साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे क्या रिलीज हो रहा है? सल्फर। मतलब उन्होंने ये क्लियर किया कि जो H2S है, अगर हम लोग H2O के जगह पे H2S यूज किए तो सल्फर क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ऐसे ही जो H2 है इसके जगह पे जब ये टूटता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था? वॉन नील का ये सजेशन था जिसको उन्होंने बोला, ठीक है। अब ये बात जब सामने आई तो फिर एक और एक्सपेरिमेंट की हम बात कर लेते हैं। ये वॉन नील साहब का एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हिल। हिल साहब ने क्या बोला? रॉबर्ट हिल ने अपने एक्सपेरिमेंट में बोला कि जब भी ये टूटता है, मतलब H2O टूटता है, तो वहां पे हाइड्रोजन निकलता है ना। और उस हाइड्रोजन को कोई ना कोई मॉलिक्यूल होता है जो रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसका रिडक्शन हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने समझाने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया? एक सेल्फ फ्री मीडियम लिया, है ना। सेल्फी नहीं, सेल्फ फ्री मीडियम। इस तरह से उन्होंने क्या किया? सेल्फ फ्री मीडियम लिया। इसके अंदर उन्होंने क्या किया? वाटर डाल दिया। ये पूरा का पूरा वाटर डाल दिया इसके अंदर। वाटर डालने के बाद उन्होंने क्या किया? जो स्पिनच लीफ होता है, पालक की पत्ती, उस स्पिनच लीफ से उन्होंने आइसोलेट कर लिए क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो यहां से उन्होंने बहुत सारे स्पिनच लीफ से क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट करके इसके अंदर डाल दिया। एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें है। तो ये सारे के सारे जो ग्रीन कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो दो चीजें आपको अभी नजर आ रही हैं। ये हमारा क्या है? H2O, है ना। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? अब इसके अंदर उन्होंने दूसरी एक चीज डाली थी जिसका नाम था फेरिक साल्ट, है ना। इसके अंदर उन्होंने एक चीज और डाली थी जिसका नाम था फेरिक सॉल्ट। फेरिक सॉल्ट डाला था। इसके अंदर उन्होंने क्या चीज नहीं डाली थी? क्या चीज नहीं डाली थी? CO2। तो याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि रॉबर्ट हिल अपने एक्सपेरिमेंट में क्या चीज यूज नहीं किए थे? वो था CO2। अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा ध्यान से समझना। जब यहाँ पे लाइट एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी गिरेगी, तो लाइट एनर्जी मान लीजिए ये आया लाइट एनर्जी इसके ऊपर गिरा। लाइट एनर्जी गिरा तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये फेरिक साल्ट है कुछ टाइम बाद कन्वर्ट होके फेरस सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। फेरस सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब आप समझो फेरिक सॉल्ट का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। फेरिक सॉल्ट का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन होने के कारण जो फेरिक साल्ट है वो फेरस साल्ट में कन्वर्ट हुआ। मतलब यहां से दो चीजें हमें समझ में आती हैं। H2O क्या हो गया? स्प्लिट हुआ, टूटा। तो जो H2O टूटा वो H2 प्लस ऑक्सीजन में मान लीजिए टूटा। ये तो फॉर्म गलत मैं लिख रहा हूं लेकिन बस समझिएगा। ये H2O टूटा H2 प्लस ऑक्सीजन में। ये जो H2 है वो यूज कर लिया कौन? फेरिक सॉल्ट। उसका रिडक्शन हो गया
और जो ऑक्सीजन है वो O2 के फॉर्म में क्या हो गया, रिलीज हो गया। ठीक, मैकेनिज्म समझिए आप ध्यान से, रिएक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। तो रॉबर्ट हिल का कॉन्सेप्ट क्या था कि उन्होंने एक सेल फ्री मीडियम लिया जिसके अंदर H2O डाला, क्लोरोप्लास्ट डाला, लाइट एनर्जी यूज किया, लेकिन CO2 नहीं डाला। उन्होंने एक यहाँ पे अलग से चीज डाली थी जिसका नाम था फेरिक सॉल्ट। फेरिक सॉल्ट जैसे ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है तो देखते हैं कि फेरिक सॉल्ट कन्वर्टेड इनटू फेरस सॉल्ट। फेरस सॉल्ट बदलने का मतलब यह है कि इसका हो गया रिडक्शन। रिडक्शन कैसे हुआ, H2O टूटा H2+O में, है ना। H2 को यूज कर लिया, फेरिक सॉल्ट हो गया रिडक्शन, बाकी ऑक्सीजन रिलीज हो गया ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने बोला फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या नाम दिया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का ब्रेकडाउन। और जब भी वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो हाइड्रोजन कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि जो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में जो हाइड्रोजन को रिसीव करता है वो कौन होते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक रिएक्शन दिया। रिएक्शन क्या दिया, 2H2O plus 2A give rise to 2AH2 plus ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज होगा, है ना। अब ये रिएक्शन फेमस है किस नाम से, हिल्स रिएक्शन के नाम से। ये जो रिएक्शन लिखा गया है वो रिएक्शन क्या है, किस नाम से ये फेमस है, हिल्स रिएक्शन के नाम से। इसको हम लोग बोल रहे हैं हिल्स रिएक्शन। क्लियर है। अब यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है लेकिन जो रिडक्शन हो रहा है उस मॉलिक्यूल का नाम उन्होंने नहीं दिया। ये कॉन्सेप्ट दिया था रॉबर्ट हिल ने। अब इसके बाद एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है जो आता है डॉक्टर अर्नॉन का। डॉक्टर अर्नॉन ने क्या किया, इस रिएक्शन के आगे उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया कि एक्चुअल में जो 2A है, मतलब जो रिसीव करता है H2 को, वो एक्चुअल में एक कोएंजाइम है और कोएंजाइम NADP है, निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। यही वो मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन को रिसीव करेगा और यहां पे रिडक्शन हो जाता है। तो डॉक्टर अर्नॉन का ये कॉन्सेप्ट था। तो डॉक्टर अर्नॉन ने क्या किया, इस रिएक्शन के नीचे अपना रिएक्शन लिखा, 2H2O plus NADP, है ना। और NADP जब यहां पे यूज करेगा, 2NADP मान लेते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 और NADPH2 प्लस ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो रिएक्शन है ये अर्नॉन रिएक्शन बोला जाता है। ये अर्नॉन साहब का रिएक्शन है जो इसी के नीचे उन्होंने क्या किया था, लिखा था। मतलब यहां पे उन्होंने बस हिल्स साहब ने ये बोला कि कोई मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, हाइड्रोजन को रिसीव करता है और रिडक्शन हो जाता है। डॉक्टर अर्नॉन ने ये बोला कि जो मॉलिक्यूल इस चीज को रिसीव करता है, मतलब हाइड्रोजन को रिसीव करता है, उसका नाम है NADP। और उन्होंने बोला कि जो NADP होता है, NADP एक क्या है, कोएंजाइम है। एक क्या है, कोएंजाइम है जो हाइड्रोजन को यूज करेगा और रिडक्शन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो बेसिकली ये कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट थे जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि NADP आया कहां से, आपको हिल्स रिएक्शन समझ में आ गया होगा और आपको वॉन मिल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो हमेशा H2O से होता है, कभी भी CO2 से रिलीज नहीं होता है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी है ना। स्टेप्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे बात कर लिया है। अब जो इसके अंदर जो आगे की चीजें हैं वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर ATP बनाया जाता है। अब बात आती है कि ATP बनेगा कैसे, है ना। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हम लोग यही देखते हैं कि ATP बनता कैसे है, और रेस्पिरेशन में हम ये देखते हैं कि ATP यूज कैसे होता है। तो दो चीजें हमें समझ में आनी है। अब यहाँ पे ये आपको समझाऊंगा मैं कि जो ATP बनता है वो 3 तरीके से बनता है, 3 फॉर्म होते हैं उसके। पहला, अगर लाइट के प्रेजेंस में बनता है ATP तो कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर ATP का फॉर्मेशन रेस्पिरेशन में होगा तो उसको हम लोग नाम देंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और अगर एक जो तीसरा टाइप है वो होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो डायरेक्ट बनता है। तो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर कि कैसे फॉस्फोराइलेशन होता है। उसके पहले मैं आपको पोजीशन ऑफ फोटो सिस्टम एक्सप्लेन कर देता हूं कि फोटो सिस्टम जो यहां पे प्रेजेंट है वो उनकी पोजीशनिंग क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग है पोजीशन ऑफ फोटो सिस्टम।
पोजीशन ऑफ फोटो सिस्टम के बारे में हम बात करें, इसी को हम लोग लोकेशन ऑफ फोटो सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था कि फोटो सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, उनका पोजीशनिंग हमें देखना है। पोजीशनिंग की बात करें तो ये आपको मैं एक डायग्राम छोटा सा दिखाता हूं। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं इसके बारे में आप जानते ही होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेना। तो ये बिल्कुल सिक्के के अरेंजमेंट के जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ग्रेना। ये आपको ग्रेना मैं बना के दिखा रहा हूं। यहां से एक ऊपर की तरफ जो ज्वाइन करा देगा इसको, और एक नीचे की तरफ जो ज्वाइन करा देगा। तो इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको मैंने क्या बोला है, ग्रेना या ग्रेनम, है ना। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले, जो कनेक्शन है। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, इसी के अंदर सारा लाइट रिएक्शन होना है, यानी कि ग्रेना के अंदर ही क्या होता है, लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है। और लाइट रिएक्शन का मतलब ही हो गया कि फोटो सिस्टम यूज होना है ना। तो अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं पोजीशनिंग कहाँ है। अगर हम लोग इसको समझें तो पोजीशनिंग कहाँ है, इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं तो अगर मैं इसका एक एलएस कट करूं, एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अगर इसका मैं एक एलएस कट करता हूं तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आने वाला है। थोड़ा सा इसको बड़ा ही रखेंगे ताकि क्लियर आपको समझ में आए। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको मैंने ओपन करके दिखाने की कोशिश किया है कि पोजीशनिंग क्या है ना? ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूं फोटो सिस्टम 1 को, मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूं PS1 को, और मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूं उसको फोटो सिस्टम 2 को। ये दोनों फोटो सिस्टम हमको रिप्रेजेंट करने हैं, है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, पोजीशनिंग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। PS1 की अगर हम बात करें, PS1 की, तो ये आपको बिल्कुल सरफेस पे दिखाई देंगे, है ना। ये आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको PS1 दिखाई देगा। तो थोड़ा ध्यान से अगर इस डायग्राम को आप देखिए तो दोनों पोजीशनिंग में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो सरफेस पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में क्या है, फोटो सिस्टम 1, है ना। इसको मैंने लिखा हुआ है फोटो सिस्टम 1। और ये जो फोटो सिस्टम 1 है उसकी पोजीशनिंग अगर बात करो तो ये क्या है, सरफेस पे है, दबे नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड पार्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड पार्ट, है ना। ये है नॉन एप्रेस्ड, मतलब दबा नहीं है, वो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसको अगर आप बोलो तो यहां पे जो पोजीशनिंग आपको दिखाई दे रही है इसकी PS1 की, है ना। तो PS1 की पोजीशनिंग अगर आप देखो तो वो दबा हुआ है। तो PS1 के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो पोजीशनिंग है वो कैसा है, एप्रेस्ड पार्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं एप्रेस्ड पार्ट। तो एक्चुअल में दो जगह आपको दिखाई दे रहा है, एक है नॉन एप्रेस्ड और दूसरे है एप्रेस्ड। अब क्या होता है, जो सरफेस पे है, मतलब ये वाला जो पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है जहां पे केवल फोटो सिस्टम 1 है, यहां पे अगर आप बात करो तो केवल एक ही टाइप का फास्फोराइलेशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, है ना। यहां पे केवल एक ही टाइप का फास्फोराइलेशन होगा, वो होगा साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। ये जो पोजीशनिंग आपको दिखाई दे रही है ये या फिर ये, यहां पे आपको दोनों सिस्टम प्रेजेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे या फिर यहां पे आपको क्या दिखाई देगा, PS1 एंड PS2 दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं। अगर दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं तो यहां पे क्या होगा, दूसरा टाइप फोटो फास्फोराइलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन।
तो एक्चुअल में फोटोफॉस्फोराइलेशन ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एटीपी बनता है, उसके दो टाइप हैं, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल। एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आप याद रखिएगा, जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट होते हैं उसको हमने PS1 से डिनोट किया है। तो PS1 की पोजीशनिंग क्या है, नॉन एप्रेस्ड है, मतलब सरफेस पे है। तो यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग जगह मैंने रिप्रेजेंट किया, जबकि PS2 की पोजीशनिंग क्या है, एप्रेस्ड है, वो बीच में है, दबे हुए हैं, तो उसको हम लोग एप्रेस्ड पार्ट बोलते हैं। ये नॉन एप्रेस्ड एप्रेस्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो साइकिल चलता है, जो फास्फोराइलेशन होता है, वो भी दो टाइप PS1 है। तो PS1 यानी कि साइक्लिक के अंदर केवल एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, PS1, हम लोग डिटेल देखेंगे। तो PS1 जहां पे केवल प्रेजेंट है, वहां पे जो साइकिल चलता है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, और जहां पे दोनों सिस्टम प्रेजेंट है वहां फोटोफॉस्फोराइलेशन जहां पे होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाम क्यों दिया गया है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे, तब तक आप एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।